नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और मेरे साथ इस कार्यक्रम संवाद में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष। मैम, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैम, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा, हाल ही में हुए 11वें CPA सम्मेलन, जो कि भारत क्षेत्र का सम्मेलन था, उसमें आपने शिरकत की। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के सम्मेलन लोकतांत्रिक ढांचे को कितना मजबूत करते हैं और इनसे हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो प्रैक्टिसेस हैं उन पर कितना फ़र्क पड़ता है? ज़रूर, मैं तो कहूँगी ऐसे सम्मेलन जो है वो आँख खुलने वाला सम्मेलन है, क्योंकि इस सम्मेलन में देश भर से हर प्रांत की जो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी वो पहुँच रहे हैं और अपना प्रदेश के जो असेंबली कार्यप्रणाली के बारे में और इन्होंने क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में जो अपना विषय रखते हैं। एक प्रदेश का विषय दूसरे प्रांतों के लिए ये भी एक कुछ टेक अवे पॉइंट्स भी कंस्टिट्यूट करता है। बिल्कुल। और जैसे मैं अपनी विधानसभा की जी। कैसे हमने प्रैक्टिसेस की है उसके बारे में बता रही हूँ। कैसे जो विधायी प्रणयन करने के लिए जी। कितना समय हम दे रहे हैं और विधानसभा में पूरा कितना समय कुल साल में कितने दिनों की विधानसभाएं की हैं, वो तो ज़रूर दूसरों को प्रेरणा देती है। मैं बताऊं, उड़ीसा विधानसभा ऐसा है जिसमें हम नेशनल रेट से के साथ ही हम कर रहे हैं। इस साल हमारा जो है 62 डेज विधानसभा चली हैं। अच्छा। और हम ऐसे 2 कानून की प्रणयन किया है, जिसमें एक कानून के लिए, एक हायर एजुकेशन बिल के लिए हमें करीब 12 घंटा 25 मिनट लगाया। अच्छा। और पूरा रात भर सभी विधायक, पक्ष के और विपक्ष के, सब बड़े पुरजोर समर्थन इसके साथ प्रेरणा के साथ वो लोग सब उपस्थित हुए थे। जब विषय पर चर्चा हुई और सुबह 7 बजे के बाद वो पूरा हुआ, बिल पारित हुआ। एक और आपसे बात समझना चाहूँगा, क्योंकि जो इस बार की थीम थी वो संवाद पर केंद्रित थी कि बेहतर संवाद हो, बेहतर डिबेट एंड डिस्कशन हो। तो इस थीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि कितना सार्थक है, कितना बेहतर होगा कि अगर जो विधानसभाएं हैं और लोकसभा या राज्यसभा है, संवाद पर, बेहतर सार्थक चर्चा पर और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करें? ये 11वां CPA का क्षेत्रीय सम्मेलन था और इसमें विषय था विधानमंडल की सदनों में वाद विवाद और चर्चाएं लोगों के विश्वास जीतना। ये कितना विश्वास जीतने में समर्थन होता है। जी। मैं तो कहूँगी विधानसभा का जो कार्यक्रम है, जो कार्यप्रणाली है, इसी में सबसे पहला वो है कि हम विधि स्थापन करें। और विधि जो आम जनों के पक्ष में है, साधारण जनता के लिए कोई नियम प्रणयन करना होता है तो ये विधानसभा में ही होता है। और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को भाग लेना होता है और चर्चा से बहुत कुछ निकलता है। मान लीजिए एक सत्ता पक्ष है, इन्होंने कुछ सोच विचार करके कुछ कानून प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में भी, और विपक्ष के और अपने पक्ष के विधायकों से भी कुछ नुस्खे मिलती हैं जिसको लेकर के विधान प्रणाली सही ढंग से होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी विधानसभा एक ही क्षेत्र है, आम जनता के मन में जो विचार है, आम जनता के पास जो समस्या है, उस समस्याओं का उजागर करना, इसके ऊपर चर्चा करना और इस चर्चा से जो निष्कर्ष निकले वो आम जनता के लिए लाभदायी कैसे हो, इसी विषय पर चर्चा का जो सारांश निकलता है वो आम जनता के लिए लाभदायी हो, ऐसे हम हमेशा चिंता ही करते हैं। मना नहीं कि ऐसे कई विधानसभा हैं जहाँ पर विपक्ष अड़ बैठते हैं कुछ विषय को लेकर के और फिर वो पारित नहीं हो पाता है, ऐसे सब कुछ होता है कुछ क्षेत्र में। लेकिन ये ज़रूर चर्चा और संवाद के आधार पर ही कुछ जो फाइनल डिसीजन होता है वो सबके लिए सही निकलता है। अभी इस विषय में 3 विषय आई। विधानमंडल के सदनों में वाद विवाद, ये एक विषय है, और वाद विवाद के साथ चर्चा, और चर्चा एक पॉजिटिव वे में मैं ले रही हूँ चर्चा को,
और ये लोगों का विश्वास जीतना। जी सही में फील्ड लेवल पे जो समस्याएं होती है, इसके बारे में अगर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी, मान लीजिए टीचर्स का समस्या है, कोई महिला वाली समस्या है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसके बारे में अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर आम जनता का विश्वास हम कैसे जीतेंगे। इसलिए चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, हर विधायक को अपनी समस्या पुरजोर विधानसभा के पटल पर डालकर उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ जो हम संभव होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार विषय चर्चा में आ गया तो लोगों के मन में ये विश्वास जगता है कि चलो कोई तो है हमारे बारे में चर्चा करने के लिए। तो आम जनता को सरकार के पास करीब लाने के लिए ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें चर्चा और के माध्यम से ये विषय उजागर करने के माध्यम से आम जनता का विश्वास जितना होता है। तो आज का ये जो विषय रहा ये बहुत ही प्रासंगिक रहा है और ये सबके लिए सोचने योग्य विषय है और मैं तो कहूँगी ये बहुत ही अच्छा विषय चुना गया। एक और बात इन सम्मेलन में निकल कर आती है कि विधानसभाओं के जो स्पीकर मिलते हैं या फिर विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, आपस में मिलने के बाद वो जो नवाचार हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में जो किए हैं उन्हें साझा करते हैं एक दूसरे से। तो ये कितना बेहतर रहता है, चाहे वो सीपीए का सम्मेलन हो या फिर सम्मेलन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के होते हैं, और कितने बेहतर होते हैं? निश्चित रूप से ये बेहतर ही है, ये निश्चित रूप से लाभदायी ही है। जैसे मान लीजिए एक विधानसभा प्रादेशिक विधानसभा में उन लोग पंचायत राज व्यवस्था को कैसे पुष्टि किया जाए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये दूसरा विधानसभा के लिए, दूसरे प्रांत के लिए ये भी अनुकरणीय है। तो ऐसे कुछ है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि एक पूरा एक सेक्टर पर आलोचना करते हुए उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। जैसे मैं बताऊंगी, उड़ीसा की आर्थिक प्रगति के लिए उड़ीसा सरकार ने लखपति दीदियों का जो योजना, जो केंद्र का योजना है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया है। हमने प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन एक ही साल में हम भारतवर्ष के श्रेष्ठ राज्य ऐसे हुए जिसमें सबसे ज़्यादा लखपति दीदी हमने प्रस्तुत कर सके। अभी हम करोड़पति दीदी प्रस्तुत करने के काम में लगे हुए हैं। यानी महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देना और महिलाओं की भागीदारी से जो राज्य को समृद्ध करना, अर्थनैतिक परिस्थिति में बदलाव डालना, इसमें हम सक्षम हो रहे हैं। तो ये जरूर दूसरों के लिए सराहनीय है, कदम अनुकरणीय है। इसलिए ये जो चर्चाएं होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर स्टेट्स, दैट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स अदर स्टेट। दुनिया भर के जो संसदीय जहाँ पर लोकतंत्र है उनकी प्रतिनिधियों से मुलाकात का, बातचीत का, तो ऐसे में जो दुनिया भर में जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें भी हम लोगों को यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें समझने का मौका मिलता है सीपीए में। बिल्कुल। देखिए, मैं और एक उड़ीसा प्रदेश का ही उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे अभी उड़ीसा में हम पूरे देश भर से जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की जो कमिटीज है हर विधानसभा में, प्रति राज्य का विधानसभा में जो कमिटीज है, उस कमेटी का चेयरपर्सन और कमेटी के मेंबर्स को बुलाए थे। ऐसे करीब 19 प्रदेश की SC ST कमेटी का सम्मेलन हुआ था। हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से ही इन लोगों को बुलाया था और सब लोग जो आए थे इस पर चर्चा हुई। और हर प्रांत में SC ST का एक मूल सूत्र तो है ही, लेकिन उसके साथ कोई अलग अलग समस्याएं भी है। इन समस्याओं के ऊपर अपनी कमिटीज़ का जो आलोचना हुई है, इस कमेटी का जो डिस्कशन हुई है अपने प्रांत में, SC ST कमिटीज़ की जो स्टैंडिंग कमेटी होता है उसका जो चर्चाएं हुई है, उस चर्चा के ऊपर उनका जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष सरकार ने लागू किया है या नहीं, फलाना सरकार ने उस पर अमल किया है या नहीं, ये विषय भी आ जाता है, आया है। तो फिर इससे पता चला कि वो यानी उसका तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स अभी होने जा रहा है, क्या फाइनली नेशनल लेवल पर क्या किया जाए। लेकिन उससे सब लोगों को जानकारी मिली कि फलाना विषय है
अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। तो इससे तो फिर बहुत कुछ निकलता है। और ऐसे उड़ीसा प्रांत में ये विषय पर सम्मेलन हुई थी, कन्वेंशन हुई थी। और मैं थैंक्स जताऊंगी, मैं धन्यवाद करूंगी हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी को। इन्होंने ऐसे काम को बढ़ावा देते हैं। जैसे अभी इस जो 11वें सम्मेलन हुआ, उसमें हम लोगों ने तय किया है कि जो विधायक है, जो विधायक लॉ मेकिंग यूनिट, जिन लॉ मेकिंग्स का जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, वो कैसे बजट के बारे में सोचें। विधानसभा बजट प्रस्तुति से पहले विधायकों का क्या रोल होना चाहिए, और अगर बजट डिस्कशन हो रहा है तो चाहे पक्ष को हो या विपक्ष को हो, कैसे सही ढंग से इसका एनालिसिस करें, इसके बारे में अभी सब विधायकों को जानकारी देना चाहिए। इनका संस्कार कार्यक्रम होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए। ऐसे हमने एक लिया, पता नहीं ये भी कहीं हो सकता है। एक जैसे डिफरेंट कमिटीज़ है, हर कमिटी का, हर प्रांत का कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ होता है, और साथ ही साथ कोई फाइनेंशियल कमिटीज़ भी होता है। तो ऐसे जो क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है ये संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य में कोई एक सूत्र तो है ही। तो ये सभी प्रांतों को इकट्ठा सबके सामने बिठा कर फिर इसके बारे में चर्चा करने से देश भर में क्या होना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए फलाना सेक्टर में, इसका भी कोई उपचार जरूर मिलता है। आप जिस विधानसभा के अध्यक्ष हैं, डाइवर्स इलाका है, वहाँ पर जो जनजातीय समूह हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि सभी लोगों को उचित अवसर मिले, इसके लिए आपने क्या पहल की है अपनी विधानसभा? मैं विधानसभा के अध्यक्ष के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब तक मैं एक पार्टी से चुनी हुई प्रतिनिधि थी, तब तक मैं पार्टी का था। लेकिन जब मैं स्पीकर बन गई, मेरा सोच विचार ये है कि मैं मुझे अगर कोई प्रश्न करे कि आपका विधायक कितना है, तो मैं ज़रूर कहूँगी मुझे मिलाकर मेरा विधायक 147 है, 147। क्योंकि मैं अभी 146 जो विधायक है, हाँ, उनका मैं अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। और चाहे यूँ किसी भी दल का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, तो ऐसे सोच रखने के लिए हर विधानसभा, हर जो प्रेसिडेंट है विधानसभा का, जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उनको ऐसे सोच रखना चाहिए। क्योंकि हम विधि प्रणायन के लिए सबका सहयोग कामना करते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैं अगर हमेशा किसी यानी कोई अगर किसी एक विषय पर अड़ बैठे, तो ये स्पीकर का जिम्मेदारी है उनको कैसे समझा बुझा कर फिर उनको कैसे पटल पर लाना है। ये थोड़ी सी अपनी सोच, पॉजिटिव सोच रखने से चाहे विपक्ष की हो, फिर भी वो समझ जाते हैं। जी बिल्कुल। एक जैसे मैं कहूँगी कि मुझे अगर कोई प्रश्न करे, कुछ अपने विधानसभा के बारे में बताएं, तो मैं तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ, जो दुस्थिति, उसके सब के बारे में मैं बताऊंगी। दुस्थिति तो होना ही है जैसे विपक्ष है, और स्थिति ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी पक्ष अपने ज़्यादा संख्या होने के कारण वो अपना विषय को यानी कभी पारित करने में पक्ष का सहयोग लेते हैं, अपना जो मेजॉरिटी का सहायता लेते हैं। लेकिन हर संभव मेरा प्रयास रहेगा एक स्पीकर के नाते कि मैं निष्पक्ष रहूं। और जैसे हम जानते हैं हर विधानसभा में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। समय समय पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाकर सभी पक्ष और विपक्ष के जो सीनियर लीडर्स को लेकर के जो कमेटी होता है, उस कमेटी में बैठकर समय निर्धारण करना, फलाना विषय है, इस विषय पर विपक्ष को कितना समय और पक्षधारी को कितना समय देना चाहिए, और जो विपक्ष है जिसका उपस्थिति जिस हिसाब से है, जिस संख्या में उनका उपस्थिति है, उस हिसाब से हम टाइम सेटिंग करते हैं। और अगर विपक्ष को ज़्यादा समय दिया जाए तो हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि विपक्ष को थोड़ा पक्ष से अधिक समय देना, ताकि वो विधानसभा में संतुलन बने रहे। ऐसे इस छोटी छोटी कुछ विषयों पर अगर अमल किया जाए तो फिर ज़रूर एक स्पीकर को कोई ऐसे मैंने जिसको कहते हैं कोई ऐसे
असमंजस्य नहीं मिलेगा विधानसभा में। लेकिन विषय है कि मूलतः एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के नाते उसका पहला कर्तव्य होता है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो जिस जहाँ से वो जीत कर आई है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का समस्या को विधानसभा के पटल पर रखना। दूसरा तो उनका काम है कि पूरा राज्य में फलाना विषय के ऊपर कैसे विधायी प्रणयन किया जाए, कैसे लॉ जो है उस लॉ को प्रॉपर स्टडी किया जाए, उसमें कोई चेंजेस लाना है तो चेंजेस लाएं, और इसको कुछ या फिर कई नए कानून बनाना है तो ये तो इन विधायकों का काम है। और तीसरा है देश राज्य के आर्थिक पक्ष का कैसे संतुलनता रखें। बजट सेशन जो होता है उसमें कैसे पुरजोर पार्टिसिपेट करते हुए कैसे आगे की सोच रखते हुए और काम करना पड़ेगा। तो ऐसे जो काम करने वाले जो विधायक हैं उनको समय समय पर उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का बहुत आवश्यकता है। मैं एक और बात आपसे समझना चाहूँगा कि चूँकि आप उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं जहाँ मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदस्य थी, आज वो देश की राष्ट्रपति हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं। इससे ख़ास तौर पर जो राज्य की महिलाएं हैं, क्योंकि रायरंगपुर के एक छोटे से गांव से वो आज रायसीना हिल्स पर हैं और आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कितना बेहतर संदेश जाता है ख़ास तौर पर उन महिलाओं को जो कि राजनीति में दिलचस्पी लेना चाहती हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आप बता रहे हैं। मेरा सौभाग्य है हम दोनों साथ साथ 2004 से 2009 के विधानसभा साझा हैं और 2000 से 2004 वो सरकार में मिनिस्टर भी थी, तब में मेरा जीत नहीं हुई थी। और जब हम दोनों साथ साथ काम कर रहे थे 2004 तक वो मिनिस्टर भी थे और एक महिला को मिनिस्टर करना है तो दूसरी बार मुझे मिनिस्टर किया गया था। हम दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और ऐसे वो कॉरपोरेटर से, स्थानीय काउंसिलर से लेकर के वो पार्टी का कई जिम्मेदारी पोस्ट निभाते हुए फिर उन्होंने विधायक के नाते, मंत्री के नाते अच्छा काम किए थे और एक बेस्ट विधायक की अवार्ड भी, बेस्ट एमएलए अवार्ड भी 2008 में 2008 में उनको मिले थे जी। और ऐसे इनका जो विषय है, इनका जो राजनीति में जो परिश्रम है, घर की परिस्थिति अलग थी, फिर उसके बाद भी इन्होंने जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये ज़रूर उड़ीसा में सब उनको प्रेरणादायी व्यक्ति के नाते सब मानते हैं। और हालांकि जैसे चुनाव होता है, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात चलती है तब महिलाएं काम तो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये सोचा जाता है कि विनेबिलिटी इज़ द क्राइटेरिया। जिस सोच के कारण, ये मेरे प्रदेश की बात नहीं, मैं तो कहूँगी देश भर की बात है, महिलाओं में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हर एक पार्टी नहीं रखते हैं, जिसके कारण आज 10 से 11% ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, चाहे संसद हो, चाहे अभी इस बार संसद में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी देश भर में ऐसा स्थिति है। फिर भी मैं कहूँगी महिलाएं अगर उनको मौका मिले, अगर उनको गाइड किया जाए, विनेबिलिटी इज़ द क्राइटेरिया, इट शुड बी फॉर द पार्टी एंड पार्टी शुड थिंक ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ ए लेडी, ऑफ ए जेंट्स, शुड नॉट डिफरेंशिएट एंड पार्टी शुड कम फॉरवर्ड टू मेक द कैंडिडेट विन। ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी महिलाओं के बारे में तो ये स्थिति नहीं है, प्रदेश में नहीं है, मेरे प्रदेश में नहीं है, देश भर में भी नहीं है। लेकिन मैं तो धन्यवाद जताऊंगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, शायद इसी विषय को देखते हुए इन्होंने ये जो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला विधेयक लाए हैं। बिल पारित हो चुका है। मुझे लगता है इस बिल के आधार पर अगले जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें बहुत महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगी कि महिलाओं को अगर एक बार जिम्मेदारी मिले तो उनसे, अगर वो एक बार जीत जाएं तो उनसे विधानसभा, इनकी क्षेत्र छूटेगा नहीं, क्योंकि वो एक मातृवत स्नेह के आधार पर वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का देखभाल ज़रूर करेंगे
और साथ ही साथ उन महिलाओं में जो निष्ठा है, महिलाएं जो एकनिष्ठ भाव से जो काम कर रहे हैं, और पूरा तो 100% मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा जो दूसरा जो दुर्नीति का इसका जो बातें चलती है, इससे महिलाएं दूर रहेंगे, तो जिसके कारण महिला एक बार चुनाव जीत जाएगी तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी इससे छूटेगा नहीं। और महिलाओं को का प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर हम देखें, अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं को आगे लाने का काम किया गया, गांव की महिलाएं आज इतना सशक्त हो गए हैं। एक गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हो, या इसको कंट्रोल करने वाले एक सीआरपी हो, एक एमबीके हो, जो कि मास्टर बुक कीपर के नाते काम कर रहे हैं, उनके वो जितना सरकार की स्कीम के बारे में जितना जानकारी उनके पास रहती है, और वो जितना परिश्रम करते हैं घर घर घूमते हुए, हर हिताधिकारी के पास पहुंचते हुए, इन्होंने इतना एक्सपीरियंस अब जमा चुके हैं कि अभी महिलाओं को अगर मौका मिले, अभी रिजर्वेशन के आधार पर हो या पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा महिलाओं को मौका दें, तो ज़रूर महिलाएं जीतने में, जनप्रतिनिधि बनने में कोई वो नहीं होगा, वो ज़रूर जीत कर आएंगे। निश्चित तौर पर आप जैसे लोग आदर्श हैं महिलाओं के लिए, ख़ास तौर पर उन्हें प्रेरणा मिलती है आप लोगों से, किस तरीके से देश में और प्रदेश में नेतृत्व दिया जा सकता है, विधानसभाओं में विशेष तौर पर। अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है, किस तरीके से राजनीति में प्रवेश हुआ, उसके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। निश्चित तौर पर वो प्रेरणा का स्रोत होगा कई दर्शकों के लिए। एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर सरकारी नौकरी में जाने वाली थी जी। और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं उड़ीसा भुवनेश्वर की रहने वाली हूँ। हाँ। बेसिकली माय होम स्टेट गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, जो साउथ पार्ट पर ऑफ उड़ीसा पड़ता है जी। लेकिन भुवनेश्वर स्टेट कैपिटल में पूरा समय रहा है, पढ़ाई सब कुछ उधर। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की होम साइंस में, और उसके बाद एलएलबी भी की, और सरकारी नौकरी करूं या फिर प्रैक्टिस में जाऊं, ऐसे सोच विचार में 2-3 साल के बाद मुझे लगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने लायक है, और अगर उस क्षेत्र में शिक्षित महिलाएं नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा। तो मैं पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी वालों ने एक पढ़ी लिखी महिला, मैं सन 1987 की बात बता रही हूँ, तब पढ़ी लिखी महिला और सरकारी नौकरी करने वाले पति के पत्नी भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में आए, कोई पॉलिटिक्स में आए, ये सोच के बाहर था। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी बेहद कमज़ोर था जी। तो ऐसे में फिर मेरा आना हुआ पार्टी में, और जब से मैं पार्टी में आई तब से पार्टी ने मुझे महिलाओं के क्षेत्र में काम करने का मौका दिया। मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष से लेकर के फिर सन 1999 को 2000 को मुझे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पदवी मिली थी, और 2.5 साल उस पद पर रहकर मैं देश भर की महिलाओं की, हर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मुझे मिली। उसके बाद भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव के नाते ऐसे भी काम करने का मौका मिला था। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाते करीब 12 साल में पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिला। इस दौरान मुझे चुनाव लड़ने को पार्टी ने मौका दिया। मैं चुनाव जीती, और चुनाव जीतने के बाद मिनिस्टर भी बनी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस फॉर कोऑपरेशन, ऐसे सहकारी विभाग का मंत्री के नाते रही। फिर उसके बाद मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से काम करते करते फिर कई कॉरपोरेशन की चेयरमैन भी बनी, कई कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रही, और पार्टी ने मुझे प्रदेश स्तर की जो कमिटीज़ होता है, जैसे चुनाव समिति हो, प्रदेश की श्रृंखला समिति हो, या मेंबरशिप इंचार्ज, स्टेट की मेंबरशिप इंचार्ज हो, ऐसे कुछ मौका पार्टी ने मुझे दिया। तो संगठन की काम करते करते फिर दोबारा जब चुनाव जीती, आज मुझे इस पद पर पार्टी ने रखा है। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे बहुत संक्षेप में। देश के युवा, खास तौर पर जो लोग उदासीन हैं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से देखें और समझें, और विधायी कामकाज में कितना दिलचस्पी ज़रूरी है आम नागरिकों की, स्पेशली यूथ की? आज अगर देखा जाए तो युवा पढ़ाई के बाद
नौकरी करने का अवसर नहीं मिलता है। सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए जो उनके लिए भी जो योजना प्रस्तुत करना है, उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं गिरावट दिखाई पड़ती है। जी। तो लेकिन इसके लिए विधानसभा है, विधायक हैं जो कि पॉलिसी डिसीजन करेंगे, और जो कि मैं तो कहूँगी अगर हम युवा शक्ति को पुनर्जागरण करने के लिए हम कोशिश करें तो पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे हर स्किल में उनमें जो स्किल है उस स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जाए। और सब कोई नौकरी करने के लिए नहीं, जो जिसमें जो हुनर है उस हिसाब से अगर हम स्कीम्स बनाएं, जैसे माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टार्टअप्स है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्टार्टअप का योजना सरकार ने फ्लोट किया है, और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत कुछ सरकारी सहायता मिलता है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए ऐसे मौका सृष्टि करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर भारत के तौर पर देखा जाए तो भारत ग्रामीण बाहुल्य बिल्कुल देश है, और उसमें एग्रीकल्चर इज़ एक मुख्य विषय है। और अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें और साथ ही साथ युवा अनुकूल एग्रो बेस्ड कंपनीज़ का फॉर्मेशन, इंडस्ट्री का फ्लोट करना, और इसके लिए डाइवर्सिफाइड वर्क करने के लिए युवाओं के लिए हम रखें, तो आर्थिक संपन्न होना ना हो पाना यही टेंशन का, यानी जो बच्चों में जो घबराहट होती है, इसका मुख्य कारण होता है। तो अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरी या कहीं नौकरी करना इसके लिए सोच विचार न रखते हुए अगर जागरूकता पैदा करें कि युवा अपना जो हुनर है और सरकार ने जो स्कीम्स फ्लोट किया है उसके ऊपर काम करते हुए और अपने पुश्तैली जो बिज़नेस है उसको आगे ले करके अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम हो तो ये ज़रूर उनकी मानसिक दुस्थिति से ऊपर आएंगे, और जो है आर्थिक क्षमता संपन्न होने के लिए सरकारों को भी सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अपने पिता परपिता जैसे खेती में जाकर खेत जोतना वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में अगर डायमेंशन दिया जाए तो जरूर काम करने के लिए तत्पर जी बिल्कुल, नवाचारों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नवाचारों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, और आपका सुरमा पाड़ी जी बहुत बहुत शुक्रिया, उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने अपना संदेश भी देशवासियों को दिया और लोगों को प्रेरित किया कि वो राजनीति में आए, ख़ास तौर पर महिलाएं और जो युवा हैं उन्हें प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है अगर उनके अंदर प्रतिभा है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी।